आप आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आके बात करो। आप नाराज ना हो भाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं थोड़ी है। पाकिस्तान जिंदाबाद, इंडिया जबरदस्त। हाँ ये चीज, ये बात हुई ना, इंडिया भी जिंदाबाद, पाकिस्तान भी जिंदाबाद। नहीं है। हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, जो ईमान वतन से मोहब्बत करते हैं वो ईमान से मोहब्बत करते हैं। ये आपको पता है? ये आपको पता है? बिल्कुल, मैं आपकी इस पता बात- नहीं है मैं ना? आपकी- नहीं नहीं नहीं, ये आपने पता बिल्कुल होना ठीक है। चाहिए। मेरी बात नहीं नाराज, ये दिल को दुख होता है नहीं, में, दुख समझ में। हम तारीफ करते हैं, तुम्हें दुख होता ना है? करो ना, वो हिंदू है। वो हिंदू है, वो जाल हक व ज़हक़ल नहीं, बातिल इन्नल मेरे बातिल भाई कान बात सुने, ज़हूक़ा। मेरे बात सुने ना, इधर तो आए, ऐसे नहीं। अब हिंदू क्या ऐसा लफ्ज है? हिंदू चाइना नहीं है गैर मुस्लिम। हाँ, बिल्कुल। हिंदू क्या है? हिंदू क्या है कि हिंदू को हम कहते हैं कि हिंदू पता नहीं दुश्मन है हमारा। आप इसका जवाब देंगे, चाइना भी तो नॉन मुस्लिम है, तो उसके साथ वो जो भाई गुस्सा करके गया ना, वो हिंदू नाम से नहीं करके, वो मोदी से करके गया। तो मोदी की उससे क्या तो कश्मीर का मसला नहीं पता आपको? सर, कश्मीर में मोदी क्या कश्मीर क्या इस टाइम करवा रहा है? दुनिया में फजर की जान पे यही पाबंदी तो मोदी आप ने लगाई बताएं थी। ना, बताएं। इंडिया में फजर की जान पे पाबंदी मोदी ने उधर और जाने भी होती है, हमने इधर बड़े कानून से इधर नहीं, सुनी है। उधर होती है। वीडियो निकाल के देता हूँ मैं। आप कश्मीर क्या गया कहते हैं कि क्या आना चाहिए? कौन है वजीर आजम, क्या है? हूँ, हम यकीन जाना। कीजिए, आज मैं बड़ा तकलीफ में आपको ये बातें कर रहा हूँ कि नहीं, मेरे नहीं, साथ जो ये सलूक होता है ना, हमारे भाई मेरी हैं, बात हमारी सुनिए जिम्मेदारी है इन्हें समझाना। सर। मैं इस मार्केट में खड़ा होना होता है, मैंने मेरे साथ जो सलूक होता है ना, मेरे हमसाए जो मेरे साथ सलूक करते हैं, मैं कोई हीरो बनने के लिए नहीं कह रहा, मैंने सच बोल के फंसा हूँ बस। ये मेरे साथ हुआ कि मैंने सच बोल आप दिया। अगर कहते हैं नेक्स्ट टाइम हम आपका कोई नहीं, इंटरव्यू अब लेंगे। तो ज्यादा करना है इंटरव्यू भाईजान, अब तो ज्यादा करना है। जितना मुझे इन्होंने कर दिया, अब तो मैं खुल के बात करता हूँ। अब मैं नहीं डरता, मैं खुल के कहता हूँ जी इंडिया ठीक है, बेस्ट है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं कर सकता। जो गलत बात करेगा ना, मुंह से दो बात भी गलत निकालेगा ना इस मुल्क के खिलाफ, यकीन मांग लो शाम तक तुम्हारा पता भी नहीं चलेगा। क्या गलत बात? इसने मोदी की बात की, मैंने मोदी की जवाब दिया। इनका माइंड बन गया जी, मोदी पता नहीं क्या है, मोदी टेररिस्ट है, मोदी ने मुसलमानों के सर काट दिए हैं, मोदी ने मुसलमानों को कत्ल कर दिया। इनका दिमाग इससे हटता नहीं है। अभी थोड़ा सा आप देखें कि दुनिया मोदी को क्या कह रही है। मैं ये बात सऊदिया ने क्यों अवार्ड अब दे दिया? सऊदी अरेबिया, जहाँ आपका मक्का मदीना, जहाँ क्या उनसे पूछ, हाँ उनसे पूछते मैं बात बता रहा हूँ, सब लोग तो सुन रहे हैं ना। सऊदी अरेबिया जहाँ पे आपका मक्का मदीना है, जहाँ पे हज होते हैं, आपके उम्रे होते हैं, वो मोदी को अच्छा कह रहे हैं। दुबई, ये यूएस, इन्वेस्टमेंट यूएई इंडिया के कश्मीर में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इंडिया के कश्मीर को वो स्विट्जरलैंड बनाने जा रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज उधर बन रहा है, यूनिवर्सिटियां उधर बन रही हैं, मीडिया उधर आजाद है, 5G उधर चल रहा है, 6G की तैयारियां उधर हो रही हैं। अब मुझे ये बताएं कि वो लोग जब तरक्की कर रहे हैं तो हम कैसे कह देंगे यार वो तरक्की नहीं कर रहे? तो क्या क्या बड़ी बड़ी गलतियां की हमने, जिसकी वजह से हम इन हालात को पहुंचे हैं कि आज हमारे 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। हमारा पासपोर्ट जो है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वर्थलेस। तो ये जो चीज़ें हैं, क्या हमारे हुक्मरान तबके जो हैं, हमारे एम्बेसडर्स, हमारे एकेडमिक्स, हमारे जनरल्स, उनको एहसास नहीं है इन चीज़ों का कि हम कितना पीछे रह गए हैं बाकी दुनिया से? देखें, इसको वो अंग्रेजी में कहते हैं ना इंटेलेक्चुअल ड्वार्फिज्म, यानी कि दिमागी तौर पे इतना माइन्यूट सोचना कि आप असल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई ना कर सकें। अब आप जो एक एफर्ट कर रहे हैं वो भी यही है कि जो भी नाजरीन हैं आपके जहां भी बैठे हुए हैं, वो इस बात को समझें कि असल मसाइल हैं क्या। तो गलतियों की अगर हम इसको रूट तलाश करें, तो पहले तो पार्टीशन के फौरन बाद जो लैक ऑफ क्लैरिटी थी, सबसे बड़ी गलती तो वही है ना कि हमने जाना किधर है वही क्लियर नहीं है। करारदाद मकासद ने कोई और रंग दिया मुल्क की समत को। इसके अलावा एक तबका ऐसा जो जना साहब को 11 अगस्त की तकरीर कोट करके कहता है कि डायरेक्शन कुछ और थी, डी ट्रैक हो गया पाकिस्तान। तो एक तो डायरेक्शन का इल्म ही नहीं है। 1935 के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, उसके तहत हम चलते आए 10-15 साल। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन आया, एक के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन आया। उसमें भी कभी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान लिखा हुआ है, कभी इस्लामिक रिपब्लिक लिखा हुआ है, तो उसमें भी क्लैरिटी उस तरह की नहीं थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि फॉरेन पॉलिसी और मुल्की सियासत में आइडियोलॉजी को मिक्स करना सबसे बड़ी गलती थी। इसकी वजह से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। और 1965 का जो जंग का मार्का पाकिस्तान ने मारने की कोशिश की जिब्राल्टर से, रॉट वहां से शुरू होता है, सारी गंदगी का जो है ना वो आगाज वहां से स्टार्ट होता है कि एक आप सो कॉल्ड डेकेड ऑफ डेवलपमेंट जो हम कहते हैं अयूब खान साहब के दौर में, बेशक वो सीटो सेंटो साइन करने के बाद शुरू हुई, अमेरिकी डॉलर आने के बाद शुरू हुई, लेकिन उसको परजिस्ट करवाया जा सकता था, उसको एक अच्छी डायरेक्शन दी जा सकती थी। लेकिन हमने जाके वहां मास खोल दिया। और उसके बाद में इंटरनेशनल कम्युनिटी भी स्केप्टिक हो गई कि इस मुल्क की कमिटमेंट्स क्या हैं हमारे साथ। ये हमसे पैसे तो ले लेते हैं, लेकिन उसको जहां पर ये जो स्पेंड करते हैं वो बिल्कुल काउंटर प्रोडक्टिव चीजें होती हैं। तो उन्होंने भी अपना हाथ खींचना शुरू कर दिया और हमारे यहाँ पे जंग से इकोनॉमी को ऐसा नुकसान पहुंचा कि वो बाद में चला ही आ रहा है। और अभी आप देख लीजिए जितने फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस हैं,
और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर जितनी गलतियां की वो सिर्फ इसीलिए की कि एक आइडियोलॉजी को एनफोर्स करने की कोशिश की। तो अगर तो दिमागी तौर पे क्लैरिटी बेहतर होती, पता होता कि हमारा मकसद क्या था इस कौम को बनाने का, जो कि अब तक नहीं पता किसी को। हुसैन हक्कानी साहब भी लिखते हैं कि मुस्लिम लीग की टॉप टियर लीडरशिप में से अक्सरियत को पता ही नहीं था कि पार्टीशन के बाद करना क्या है। तो नज़र अभी तक वही आता है कि हर किसी का अपना विजन है पाकिस्तान का और कंसेंसस ही नहीं है। किसी एक रूल ऑफ लॉ के ऊपर भी कंसेंसस नहीं है। कोई कहता है कि शरिया के तहत पाकिस्तान को चलना चाहिए, कोई कहता है कस्टमरी लॉ होना चाहिए, कोई कहता है कि ट्राइबल कल्चर होना चाहिए। तो किसी भी एक कॉन्स्टिट्यूशन पे, एक रूल के ऊपर कोई कंसेंसस नहीं है। इसी वजह से आज तक हम भटक ही रहे हैं और जो मीनिंग क्राइसिस है इस कौम का वो खत्म नहीं हो रहा। नॉन अलाइन मूवमेंट का पार्ट बना था एनएएम का, और एनएएम का फायदा उनको ये हुआ कि उन्होंने अपनी एलिजेंस शो नहीं की, एक मेजर वॉर में कोई भी साइड नहीं ली, और उसका फायदा ये हुआ कि दोनों से ताल्लुकात को भी मेंटेन किया, रशिया से भी ट्रेड की, अमेरिका से भी की, और आज तक करते आ रहे हैं। लेकिन हमने यहाँ पे, आपको भी इल्म है कि बड़ा बीर एयरपोर्ट से एक U2 उड़ा था जो वहां जाकर सर्वेलेंस करता रहा। तो हम खुलकर सामने आ गए और हमने कहा कि जी हम आपके साथ नहीं हैं, हम इनके साथ हैं। तो ऐसी जो पार्टिजन फॉरेन पॉलिसी होती है उसका नुकसान हमारी तरह की रियासतों को बहुत होता है। या तो आप कोई बहुत बड़ा सुपर पावर होना तो फिर आप कोई साइड ले भी लें तो आप वो अफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान उस टाइम अफोर्ड नहीं कर सकता था, क्योंकि यही रूस था जो स्टील मिल का प्रोजेक्ट लगा रहा था पाकिस्तान के अंदर कराची में, और भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे जो कि नहीं हो सके उस वजह से। आज तक आप रशियन तेल की बात करते हैं, लेकिन चूंकि बैकग्राउंड आपका बड़ा जो है ना वो हॉस्टाइल रहा है रूस के साथ, तो अभी तक रिलेशन उस तरह के नहीं हो पा रहे जो हिंदुस्तान के हैं। पहली गलती वो कह लीजिए। इसके अलावा एक तो वही बात के जो आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का, वो इतना ज्यादा काउंटर प्रोडक्टिव है कि उसमें हम जो है वो बिहेव करते हैं एक अरब स्टेट की तरह, जबकि ताल्लुक हमारा सेंट्रल एशिया से या फिर अगर कहा जाए मिडल ईस्ट से उस तरह से नहीं है। तो हम अपनी रूट्स को भूल जाते हैं। सबसे बड़ा नुकसान इस पॉलिसी का ये होता है, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी मैं समझता हूँ कि ब्लंडर है, वो ये है कि हिंदुस्तान का ट्रेड बॉयकॉट। क्योंकि मैंने भी मुजम्मिल असलम साहब जो कि पीटीआई के इकोनॉमिक मैनेजर रह चुके हैं, आगे भी होंगे, उनसे सवाल किया कि हिंदुस्तान से ट्रेड करने के बारे में क्या ख्याल है। उन्होंने कहा हो ही नहीं सकती जब तक कश्मीर का मसला है, ये तो बहुत ज्यादती होगी पाकिस्तान के नजरिए के साथ अगर हम ये करेंगे तो ये विजन है उन लोगों का जिनके हाथ में हम मुल्क सौंपने की तैयारी करके बैठे हुए हैं कि एक बॉर्डर के ऊपर आपकी अफगानिस्तान से लाखों डॉलर रोज का स्मगल हो रहा है, गंदम स्मगल हो रही है, चीनी स्मगल हो रही है, लेकिन हिंदुस्तान का वाघा बॉर्डर बंद पड़ा है, वहां से कोई ट्रेड नहीं हो सकती चाहे लोग भूखे मरते रहे यहाँ पे। तो इस फॉरेन पॉलिसी की जो आइडियोलॉजिकल टॉक्सिसिटी है उसकी वजह से हम एक बॉयकॉट करके बैठे हुए हैं हिंदुस्तान का, जिसका उनको कोई नुकसान नहीं है, आपको है। लद्दाख में चीन और हिंदुस्तान की जंग चल रही है, उसके बावजूद ट्रेड होती है। लेकिन हमारी फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा ब्लंडर मैं समझता हूँ यही है कि आइडियोलॉजी की बेसिस पे। जी, मुजम्मिल असलम की आपने बात की, तो क्या आपने उनको फिर क्वेश्चन किया कश्मीर पे कि इसका क्या सोल्यूशन है और ये मसला पैदा कैसे हुआ? मसलन जी एम्बेसडर जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, नजमुस साकिब, तो उन्होंने उनसे बात की, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस की बात की, तो उन्होंने खुद ही कश्मीर की बात कर दी और वो कह रहे थे कि जी हमारा जो स्टांस है ना उसको हिस्ट्री भी सपोर्ट करती है, उसको पार्टीशन का प्रिंसिपल भी सपोर्ट करता है। उस पर जब मैंने उनसे ये कहा कि जूनागढ़ की एक्सेशन फिर क्यों कबूल की गई, अगर उसूल ये था कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं वो पाकिस्तान का हिस्सा होंगे जो कंटिगुअस है, तो जूनागढ़ तो कंटिगुअस भी नहीं था, मुस्लिम मेजॉरिटी भी नहीं थी, एंड ही हैड नो आंसर। और मैंने उनको कोट किया, एक फॉर्मर एम्बेसडर हैं शाहिद अमीन, उन्होंने किताब लिखी है फॉरेन पॉलिसी पे, उन्होंने ये लिखा कि हमारा जो स्टैंस था जूनागढ़ पे, इट इरोडेड पाकिस्तान केस ऑन कश्मीर, पीछे क्या रह जाता है फिर। तो इस तरह की सुपरफिशियल आर्गुमेंट्स उन्होंने दिए। लेकिन मैं अपने देखने वालों से ये कहूंगा कि प्लीज जब आप कमेंट करें तो उसको पोलाइट रखा करें, उसको सिविल रखें, उसको रूड ना बनाएं, उसको गाली गलोच ना बनाएं। गाली गलोच से जो है आपकी बात का वजन बढ़ता नहीं है, कम हो जाता है। तो मुजम्मिल असलम से आपने इस तरह की कोई क्वेश्चन आगे नहीं किया कि कश्मीर का मसला किन लाइंस पे हल होना चाहिए? व्हाट इज द प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, व्हाट इज द प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन टू द कश्मीर इशू? मैं समझता हूँ किसी के पास इनके पास नहीं है। मैंने उनसे ये सवाल किया कि ये कश्मीर के ऊपर नेगोशिएशंस के बारे में फिर आप क्या विजन है, तो उन्होंने यही कहा कि सबसे पहले जो आर्टिकल 370 और 35A है उस पर जो हिंदुस्तान ने एडवांसमेंट की है वो वापस करनी पड़ेगी, उसके बाद गुफ्तगू का आगाज होगा। तो आप ये देखिए कि अपनी सेल्फ वर्थ को इतना ज्यादा हाइप देना कि हम जो कह रहे हैं वो अगला करेगा, उसके बाद बात शुरू होगी,
एक लंबी तारीख है इसकी, क्योंकि ताशकंद के अंदर भी आपने बायलैटरल इशू तस्लीम कर लिया इसको। 1948 की रेजोल्यूशन के अंदर जो यूएन में लिखा हुआ है कि आपने पहले डीमिलिटराइज करना है, वो कभी नहीं हो सका। इसके अलावा 3-4 जंगें भी लड़ ली, सब कुछ करके देख लिया। जूनागढ़ की जो आपने मिसाल दी, उसमें 80% पॉपुलेशन वहाँ की हिंदू थी, लेकिन चूंकि वहाँ का जो नवाब था उसने आपके हक में फैसला किया, तो आपने उस केस को तो एक्सेप्ट कर लिया। वो और बात है कि नेहरू साहब ने बाद में आर्मी भेज के वहाँ पे तो उसके वहाँ पर ऑपरेशन कर दिया। लेकिन हमने वही आपसे एग्री करूंगा कि हमने अपना केस तो खराब कर लिया। एनालॉजी कैसे बनाएंगे? अगर हिंदुस्तान में जो है वो एक्सेशन उन्होंने करने का कश्मीर ने फैसला कर लिया, तो आपने जूनागढ़ की एक्सेप्टेंस पे प्रेसिडेंट सेट कर दिया कि अगर पॉपुलेशन वहाँ मेजोरिटी कोई और भी हो, लेकिन जो लीडर है वो आपके हक में फैसला करे, तो इसका मतलब ये है कि फिर स्टेट आपके पास आनी चाहिए। तो एक पूरी तारीख है गलतियों की, और विजन किसी के पास नहीं है। इन जो मेन स्ट्रीम सियासी पार्टियां हैं, अभी बिलावल भुट्टो साहब का बयान देख लीजिए, मुझे हैरानगी हुई है सुनकर कि वैसे कहने को एक लिबरल पार्टी है, एक सेकुलर पार्टी है, एक ऐसी जमात है जो थोड़ी सी सेंटर लेफ्ट की जमात कहलाती है, वो जाकर जी बुचर ऑफ गुजरात कह रहे हैं। आप बेशक कहते रहें, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं कहना चाहिए या क्या करना चाहिए, बट ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री फॉर यू, ही इज नॉट अ मैन। वो आइसोलेटेड कैपेसिटी में आप उनको ट्रीट नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो आपका नेशनल इंटरेस्ट सैक्रिफाइस होगा। तो इस आइडियोलॉजिकल फॉरेन पॉलिसी वाली बात है कि घास खा लेंगे, बम बनाएंगे और हिंदुस्तान का ऐसा ऐसी के तैसी कर देंगे। जब तक इतनी हॉस्टिलिटी यहाँ पर रहेगी, ये खित्ता जो है तरक्की नहीं कर सकता। आप बार बार साग कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट करते हैं, कोई टॉक्स होने नहीं देते, और मसला सिर्फ और सिर्फ जो है वो आइडियोलॉजिकल है। वहां पर जिसने बात की कश्मीर के इशू को मलूज़े खातिर रखे बगैर, वो दुश्मन है मुल्क का। तो ये कोई कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं है। और ये कश्मीर एक ऐसी ओपीएम है जो इस अवाम को दिन रात पिलाई जाती है ताकि वो उठ ना जाए इस नींद से जो जिस पे सुला रखा है एस्टैब्लिशमेंट ने और लोगों ने। क्योंकि अगर रियल इश्यूज की तरफ आ गए तो फिर तो मसला क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए कश्मीर की डिलूजन पालना बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमारा सिर्फ आउटवर्ड लुकिंग पॉलिसी होती है। हम सिर्फ ये कहते हैं कि फलस्तीन को बचा लो, कश्मीर को बचा लो, हिंदुस्तान में जुल्म हो रहा है। अपने बैकयार्ड में क्या हो रहा है वो इल्म नहीं होता। इन्हीं इमरान खान साहब ने ये कहा कि 5000 तालिबान फाइटर को मैंने अफगानिस्तान से लाके सेटल करना था वजीरिस्तान में, केपी के अंदर, और उनकी फैमिलीज को वहां पर पनाह देनी थी, लेकिन मुझे करने नहीं दिया गया। इस बात का शिकवा कर रहे हैं वो। तो ये इनकी फॉरेन पॉलिसी है। जब अफगानिस्तान में तालिबान ने कैप्चर किया, इन्होंने मिठाइयां बांटी, इन्होंने खुशियां मनाई, तालियां बजाई, ट्विटर के ऊपर मुबारकबादें पेश की, और आज वही लोग आपके वहां पर किनको मार रहे हैं? जो माइनॉरिटीज हैं उनको भी मार रहे हैं, पश्तून अवाम को भी मार रहे हैं, और ट्राइबल लोगों को भी मार रहे हैं। और इस पे किसी की कोई जो है एक्सप्लेनेशन अब नहीं सामने आ रही।